ये कहानी डेथ गेम का सेकंड पार्ट है, इसीलिए एक छोटा सा रिकैप मैं आपको इसकी पिछली कहानी का दे देता हूँ। ये जे एक नॉर्मल इंसान है जिसकी मौत हो चुकी है, जो एक अजीब से डेथ गेम में फंस गया है, जहाँ डेथ नाम की एक लेडी उसे 12 जिंदगियां देती है, जिसमें 4 जिंदगियों में वो ऑलरेडी मर गया है। अब देखना ये है कि क्या ये जे अपने आने वाली जिंदगियों में अपनी मौत को टाल पाएगा या फिर वो इस डेथ गेम को हार जाएगा, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप पहले पार्ट को डिटेल में देखना चाहते हो तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेथ गेम पार्ट 2 की कहानी को। तो जैसा कि हमने अभी तक कहानी में देखा था कि ये जे अपनी चौथी लाइफ में भी मर गया है, जिसको उसी ने मारा है जिससे वो प्यार करता था। ये जे लौटकर उसी डार्क रूम में वापस आ जाता है जहाँ डेथ नाम की लेडी उस पर हंस रही होती है, मगर इस बात से यीजे ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि उसने चालाकी दिखाते हुए उस लेडी को पैसों का सही पता नहीं बताया था ताकि वो अपने नेक्स्ट लाइफ में जाकर उन पैसों को हासिल कर सके। डेथ उसको फिर से शूट करके उसकी 5th लाइफ में भेज देती है, जहाँ वो खुद को एक छोटी सी जेल में पाता है। थोड़ी देर में गार्ड्स आकर उसको उसके रियल सेल में ले जाते हैं, जहाँ जाने के दौरान बाकी के प्रिजनर उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। अपने सेल में पहुंचकर उसको पता चलता है कि यहाँ उसके सेलमेट्स में से एक कैदी साइकोपैथ है और ये जे खुद भी यहाँ से 4 दिनों में रिहा होने वाला है। ये जे अपनी सेल में साइकोपैथ किलर द्वारा बनाई गई आर्ट को देखकर काफी डर जाता है। जल्द ही उस साइकोपैथ को सेल में वापस लाया जाता है और उसको देखकर ये जे पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि जिनसैंग है। जिनसैंग को अपने सामने देखते ही ये जे अपनी पिछली मौत का बदला लेने के लिए उसको मारने लगता है। जल्द ही चमकता हुआ पत्थर आकर ये जे को उसकी मेमोरीज के बारे में बता देता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये बॉडी एक MMA फाइटर की है और पैसों की इमरजेंसी के कारण वो एक गैंग की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके अनुसार इसे किसी और की गलती का इल्जाम अपने सर लेना होगा और ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उसको $200 मिलियन दिए जाएंगे। इस केस के लिए इनका प्लान था कि माइनर होने की वजह से ये व्यक्ति जल्द ही जेल से रिहा हो जाएगा, मगर ट्रायल के दौरान कार एक्सीडेंट में घायल लड़के की मौत हो जाती है, जिस वजह से उसको 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। लॉयर से डील करने के दौरान ये जे एक बार फिर से नोटिस करता है कि कोई व्यक्ति लाइटर हाथ में लिए उसको दूर से देख रहा है, जिसके कुछ समय बाद MMA फाइटर का लॉयर उससे मिलने आता है और उसको शांत रहने के लिए $2 बिलियन की मांग रखता है। अगर वो ये नहीं करता तो वो कोर्ट में जाकर जज को सब कुछ बता देगा। लॉयर से मीटिंग के बाद यीजे को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें वो जिनसैंग को कुछ क्रीप सी बातें करते हुए देखता है। वो ऐसा जानबूझकर करता है ताकि सेल में बैठे सभी लोग उसको साइकोपैथ समझे और उससे बचकर रहें। बैक इन प्रेजेंट यीजे हंसते हुए ये रियलाइज करता है कि कैसे जिनसैंग यहाँ सबको बेवकूफ बना रहा है। जिनसैंग को एक टीनेजर का मर्डर करने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। यीजे आकर उसको मारते हुए सभी को सारी सच्चाई बता देता है। देखते ही देखते बाकी के सेलमेट्स भी बदला लेने के लिए उसको मारना शुरू कर देते हैं। बैकयार्ड में समय बिताने के दौरान यीजे नोटिस करता है कि बाकी के प्रिजनर्स भी अब जिनसैंग के मजे लेने लगे हैं। ये सब देखकर यीजे को बड़ा सेटिस्फाई फील होता है। इसके कुछ ही समय बाद सभी कैदियों को कारपेंट्री सिखाने के लिए ले जाया जाता है, जहां एक अनजान व्यक्ति यीजे पर ब्लेड से वार कर देता है, मगर ठीक उसी समय यीजे उस ब्लेड से खुद को बचाते हुए उसके रास्ते से हट जाता है और ब्लेड जाकर दूसरे कैदी को लग जाता है, जिससे उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। यीजे भागकर मदद बुला लेता है। जैसे ही गार्ड उस प्रिजनर की बॉडी को लेकर जाते हैं, ठीक उसी समय बाकी दूसरे सभी कैदी हथियार लेकर उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उसको बताता है कि उसका लॉयर ही उसको मरवाना चाहता है। सबकी लड़ाई चालू हो जाती है, मगर यीजे इस बॉडी के रिफ्लेक्सेस और MMA फाइटिंग स्किल को देखकर काफी इंप्रेस होता है। यीजे को इसमें बड़ा मजा आने लगता है। वो अपनी प्रिसाइज हिटिंग से सभी को हरा देता है। लड़ाई खत्म होते ही जियंग उसे बचाने के लिए एक क्रोबार लेकर आता है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यीजे देखता है कि ये अकेला व्यक्ति ही उसकी मदद करने को आगे आया है, इसलिए वो जियंग से दोस्ती कर लेता है। कुछ समय बाद यीजे जिनसैंग को बाथरूम में उसको मारने के लिए एक औजार को शार्प करते हुए देखता है। यीजे उस पर पहले हमला करके उसको मारने की सोचता है, लेकिन ऐसा करने पर उसे जेल में और रुकना पड़ेगा। इसलिए यीजे उसको डराते हुए स्कूल बॉय का घोस्ट देखने की बात बोलता है। यीजे उसको कुछ ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ वो दोनों ही जानते थे।
जिन सैंग को डराने के लिए यीजे उसको कहता है कि ये भूत अब उसको हमेशा हमेशा के लिए हॉन्ट करेगा। ये सब सुनकर जिन सैंग अपनी पैंटी गिली कर देता है। आखिरकार यीजे की रिहाई का दिन आ जाता है, मगर जाने से पहले वो जिन सैंग को दूध देते हुए कहकर जाता है कि ये दूध उस लड़की के घोष ने भेजा है। बाहर लॉयर उसका वेट कर रहा होता है। उसके बाहर आते ही वो उसे पैसों से भरा बैग देता है, मगर इस बार यीजे इन पैसों को लेने से मना कर देता है और उसको बताता है कि अब से वो एक क्लीन लाइफ जिएगा। फ्री होने के बाद यीजे उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपनी पिछली लाइफ में पैसे छुपाए थे, मगर वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। यीजे अब एक नई लाइफ जीने को रेडी था। वो जल्द ही एक नया रूम रेंट पर लेकर उसमें आराम करने चला जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ उसका चेहरा टच करते हुए उसको देख रही है। ये देखकर वो उठ जाता है। नींद से उठकर वो समझ पाता है कि ये तो बस एक सपना था। ठीक उसी समय उस व्यक्ति की माँ का फोन आता है। यीजे रोते हुए उनसे मिलने को हाँ बोल देता है और अब यीजे एक स्टेशन पर जाकर सभी पैसों को 2 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसमें से यीजे एक बैग को लेकर एक सेफ लॉकर में रख देता है। लेकिन अगर वो 4 दिनों में वापस नहीं आया तो ये लॉकर अथॉरिटी के द्वारा सीज कर लिया जाएगा। अब जैसे ही यीजे अपने होम टाउन में वापस आता है, वैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति उसको आकर पेट में स्टैब कर देता है। ये बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे की मौत का बदला लेने आया था, जो हिट एंड रन केस में मारा गया था। लेकिन यीजे उनसे माफी मांगते हुए बताता है कि ऐसा करने वाला वो नहीं था। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से भाग निकलता है। सडनली वहाँ पर जियंग आ जाता है, जो यीजे की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने के लिए भागता है। लेकिन टू हिज सरप्राइज जियंग भी चाकू निकालकर यीजे को वकील के पैसों के लिए मारने की कोशिश करने लगता है, मगर यीजे उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे पैसे देने का वादा करता है। मगर जियंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उसे काफी बार स्टैप करके मार डालता है। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब जियंग उसको मार देता है तो हम देखते हैं कि बगल में पड़े उसकी माँ का कॉल रिंग करके बंद हो जाता है। वंस अगेन यीजे डार्क रूम में वापस आ चुका था। अब इससे पहले वो डेथ से कुछ भी बातें कर पाता कि तभी वो गोली मारकर उसको 6th लाइफ में भेज देती है। अगेन टू सरप्राइज वो एक बेबी के शरीर में होता है, जो बीच रेस्टोरेंट में रोना शुरू कर देता है। उसकी माँ उठकर सबसे माफी मांगते हुए उसको वहाँ से लेकर अपनी कार में आ जाती है। यहाँ वो अपना असली चेहरा दिखाते हुए बच्चे पर बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और इस बार यीजे एक न्यूबॉर्न है, इसीलिए कोई पत्थर भी नहीं आता। माँ अपने बच्चे को घर लाकर उसको सोफे पर फेंक देती है। थोड़े समय बाद उस बच्चे के फादर आते हैं और बड़े प्यार से उसको अपने हाथों में ले लेते हैं। यीजे को लगता है कि शायद ये आदमी तो अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका फादर भी उसको एक्सपायर्ड फूड खिलाने की कोशिश करने लगता है। मगर बच्चे के ना खाने पर उसके फादर चिल्ला चिल्ला कर उसको बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर 2 लोग दस्तक देते हैं। दरवाजा खोलने पर एक सोशल वर्कर अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आई होती है। उन्हें शक था कि यहाँ बच्चे के साथ किसी तरह से अब्यूज किया जा रहा है। पुलिस वाले चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चे के फादर उसे अपना बिजनेस कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि हम भी चाइल्ड वेलफेयर सोशल वर्कर हैं, आप हम पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। दोनों लोग पेरेंट्स से माफी मांगते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इन सभी बातों से गुस्साई माँ बच्चे को नीचे पटक कर तकिए से दबाकर मार डालती है। डेथ यीजे को समझाती है कि तुम्हें लाइफ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये लाइफ कभी कभी बच्चों को भी नहीं मिल पाती। डेथ यीजे को अगली लाइफ में भेजने के लिए शूट कर देती है। इस बार उसकी आंखें एक रेलवे स्टेशन के बाहर खुलती है, जहां अपने सेलफोन को देखकर उसको बैग के बारे में याद आता है। यीजे जल्दी से भागते हुए कुछ लोगों से टकराकर अपने लॉकर तक पहुंच जाता है। अपने पैसों को वापस पाकर यीजे अपने रिफ्लेक्शन को नोटिस करते हुए देखता है कि ये तो वही चेहरा है जिसके एडवर्टीजमेंट रेलवे स्टेशन के चारों तरफ लगे हुए हैं। वंस अगेन पत्थर आकर उससे टकरा जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि ये बॉडी एक मॉडल की है, जो अपने स्कूल टाइम से ही फेमस हुआ करता था। उसके अच्छे लुक्स के कारण उसका मॉडलिंग करियर काफी अच्छा जा रहा था, इसीलिए उसके पास काफी अच्छी धन दौलत थी। यीजे घर पहुंचकर एक आलीशान मकान देखता है। यीजे खुशी से पागल उठता है और इस लाइफ को कंटिन्यू करने की सोचता है। उसे एक न्यूज़पेपर भी मिलता है, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स की गिरफ्तार होने वाली खबर दी हुई थी, साथ में एमएमए फाइटर की मौत, बाइक चेस के दौरान ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये सारी खबर अखबार में दी हुई थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये हुआ कैसे था। तभी उसको एक कॉल आता है, जहां उसका दोस्त उसे एक वीआईपी पार्टी में बुला लेता है। लाइट वेट बॉडी होने के बावजूद भी यीजे पार्टी में जाकर थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। पार्टी के दौरान ताइवो उससे मिलने आता है, जो कि अपने भाई की मौत के बाद उस कंपनी का नया सीईओ बन चुका था।
अगली सुबह हैंगओवर की वजह से यीजे समय से उठ नहीं पाता, इसलिए इस व्यक्ति का छोटा भाई उसको उठाने आता है। छोटा भाई उसको बताता है कि भाई मैं एक हफ्ते के लिए यूएस जा रहा हूँ, तो प्लीज आप मेरे कैफे का ख्याल रखिएगा। मॉडल उसको प्रॉमिस कर देता है और अगली सुबह से उसके कैफे पर काम करने चला जाता है। तभी अचानक उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो जीसू को अपने भाई के कैफे में आता देखता है। उसको हर वो पल याद आ जाता है जिसमें वो दोनों साथ में थे और कैसे हवा की वजह से जीसू के सारे पेपर उड़ जाने पर यीजे उन्हें खोजने में उसकी मदद करता है। यीजे काफी नर्वस होने लगता है। इवन जीसू को उसका ऑर्डर देते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। मॉडल का भाई उसको बताता है कि ये रोज यहाँ आकर अपना काम करती है और कैफे बंद होने के बाद ही यहाँ से जाती है। साथ ही ये एक पब्लिशर भी है। यीजे इंटरनेट पर जीसू के बारे में पता लगाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि जीसू को एक राइटिंग कॉन्टेस्ट जीतने पर एक पब्लिशिंग डील मिली है। इससे यीजे को पता चलता है कि जीसू को उसका प्राइज मिलने पर उसने इन सब के लिए अपने बॉयफ्रेंड यानी उसका ही शुक्रिया अदा किया था। और उस दिन जो एनवेलप वो यीजे को दे रही थी उसमें कोई पैसे नहीं बल्कि पब्लिशिंग डील का लेटर था। अपने आप को गिल्टी फील करते हुए यीजे भागते हुए पास की एक बुक शॉप पर जाकर जीसू द्वारा लिखी हुई बुक को खरीद लेता है, क्योंकि जीसू हमेशा कहा करती थी कि वो अपनी बुक्स में अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करेगी। यीजे एक एक करके सारी स्टोरीज को पढ़ते हुए महसूस करता है कि उनमें से ज्यादातर स्टोरीज उनकी ही थी, जैसे कि उसका जेलस फील होना जब जीसू और उसका कोवर्कर एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। साथ ही में उसी शॉप में यीजे वो पेन भी देख लेता है जिसको देने का प्रॉमिस उसने जीसू को किया था। सीक्रेटली यीजे उस पेन को खरीदकर पेन पर जीसू का नाम लिखवा दिया था, लेकिन बारिश में सामान को शिफ्ट करते वक्त वो पेन कहीं पर गुम गया था। कुछ देर बाद कैफे पर वही इंसान आता है जिसने जीसू को कार से उतरते ही फ्लावर्स दिए थे। उसके साथ एक लेडी और एक बच्ची भी आते हैं। वो देखता है कि वो बच्ची जीसू को आंटी कहकर बुला रही है। ये सब जानकर यीजे अपने आप को बेवकूफ कहता है। कैफे को पूरे हफ्ते जीसू के लिए खुला रखते हैं। यीजे खुद को उसकी राइटिंग का फैन बताते हुए उससे कुछ एक्स्ट्रा केक भी देता है। बात को आगे बढ़ाने के लिए वो जीसू को अगली कहानी का आइडिया देते हुए अब तक जो भी उसके साथ हुआ है वो सब बता देता है। यीजे जीसू से एक बुक पर साइन करने को कहता है। तभी वो जीसू के हाथ में वही पेन जिस पर उसने उसका नाम लिखवाया था देखकर शॉक्ड रह जाता है। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि उसके मरने के बाद ये पेन उसकी माँ को मिल गया था, जिसे ले जाकर उन्होंने जीसू को दे दिया था। अगले कुछ दिन ऐसे ही चलता है। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगती हैं। अगली शाम को जीसू से पूछती है कि अभी तक तुम्हारी कहानी का हीरो अपनी माँ से मिलने क्यों नहीं गया। वो बताता है कि ये दोनों के लिए काफी दुख भरा रहेगा। जल्द ही जीसू अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी यीजे वहाँ पर पुलिस के कुछ कार्स को उसी तरफ आते हुए नोटिस करता है। उसको पता चलता है कि उसके कैफे का एक रेगुलर कस्टमर एक्सीडेंट में मारा गया है। अज्यूमिंग द वर्स्ट, वो भागा भागा एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। पूरे स्ट्रीट में खून ही खून था। यीजे बस टूटने ही वाला था कि तभी वो अपने सामने जीसू को देखकर शांत हो जाता है। जीसू यीजे के पास आकर उसे इतना ध्यान रखने के लिए शुक्रिया बोलती है और बताती है कि उसको भी ऐसा ही लगा था जब उसने अपने बॉयफ्रेंड की डेथ के बारे में सुना था। अगले दिन जीसू यीजे यानी मॉडल के घर पहुंच जाती है और उसके सामने रोते हुए कहती है कि वो अभी भी उसको याद करती है। ये बात कहीं ना कहीं उसको हिट कर जाती है। उसके जाने के बाद यीजे अपने मेमोरियल पर जाता है, जहां अचानक से उसको उसकी माँ मिल जाती है। वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो किसी गलत जगह पर आ गया हो और जल्द ही वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसमें अपनी माँ से बात करने की हिम्मत नहीं थी। यीजे दूर से अपनी माँ को मेमोरियल को साफ करते हुए रेस्टरूम में अपने बेटे की याद में रोते हुए देखता है। ये सब कुछ यीजे के लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो वहां से निकल आता है और बाहर आकर रोने लगता है। बाद में यीजे एक दोस्त बनकर अपनी माँ को लेटर के साथ पैसों से भरा बैग अपने पुराने घर पर देने चला जाता है। लेटर में वो लिखता है कि यीजे ने अपने लिए कुछ पैसे मेरे पास छोड़े थे, मैं उनको आपको वापस करना चाहता हूँ। पैसों से भरा बैग रखकर यीजे अपनी पुरानी फोटोज को देखकर वहाँ से भाग निकलता है। रास्ते से गुजरते वक्त एक होर्डिंग उसके सर पर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक सपना था। अगले दिन जीसू से बातें खत्म होने पर यीजे घर तक उसके साथ वॉक पर चलने को कहता है। दोनों उस समय को याद करते हैं जब वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वॉक किया करते थे। यीजे इमोशनल होकर जीसू को अब तक की सारी बात बता देता है। तभी एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि कैसे जीसू का कोवर्कर एक वेटर को उसका बॉयफ्रेंड होने पर उसका मजाक बनाता था।
हाउएवर जीसू बड़े प्राउडली अपने बॉयफ्रेंड को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है ताकि कोई उनके रिलेशनशिप का मजाक ना बना सके। यीजे बीच में छोड़ जाने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जब तक जीसू कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही एक फैंसी कार आकर उन दोनों को टक्कर मार देती है, जिससे जीसू की वही मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे तैसे यीजे इस एक्सीडेंट में बच जाता है और यहाँ वो पहली बार कार ड्राइवर का चेहरा देखता है। ये कोई और नहीं बल्कि ताइवू ही है। साथ ही में वो नोटिस करता है कि ये वही लाइटर वाला व्यक्ति है जो उसकी हर लाइफ में कनेक्टेड है। लॉयर भी उसी कार में था, मगर वो बॉडीज को देखकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जब ताइवू नोटिस करता है कि यीजे अभी भी जिंदा है तो वो अपने ग्लव्स उतारकर एक बार फिर से उसको मार डालता है। जल्द ही यीजे डार्क रूम में वापस आ जाता है, मगर इस बार वो गुस्से से भरा हुआ था, इसीलिए वो भागकर डेथ की गन को उठाता है और उसको शूट कर देता है। लेकिन डेथ को कोई नहीं मार सकता था। यीजे की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यीजे अपनी ज्यादातर जिंदगियों में मर चुका है। अब उसके पास बची हैं तो सिर्फ 4 लाइफ। तो अब क्या वो इन 4 लाइफ में डेथ को हरा पाएगा या फिर डेथ ये डेथ गेम को जीत जाएगी? जानेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको हमारे दूसरे चैनल हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएगी। क्योंकि फिलहाल आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।